नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में अनलॉक 6 को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अनलॉक 6 की जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि देखिए, कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 7 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से लेकर 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुल जाएंगी। कोचिंग संस्थान की अगर बात करें तो कोचिंग संस्थान के छात्रों की 50% उपस्थिति एक दिन छोड़कर के साथ कार्य जो है वो किए जाएंगे, यानी कि अल्टरनेट डे पर यह उपस्थिति होनी चाहिए। 50% उपस्थिति पहले हो। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल्स भी अब खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, बिहार में अनलॉक 6 में क्या कुछ बदलाव किया गया है, उससे जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते चलें कि 7 अगस्त से स्कूल में कौन कौन सी, तो 9वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बिहार में अनलॉक 6 में क्या कुछ रियायतें अब सामने आ चुकी हैं। 16 अगस्त से लेकर स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई अब शुरू होती हुई नजर आएगी आपको। कोचिंग संस्थानों की बात कर लें तो प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई अब शुरू होगी। कोचिंग संस्थानों में ये रियायत भी दी गई है। 10वीं से ऊपर तक की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान खुलेंगे। वहीं 50% उपस्थिति के साथ स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति इस अनलॉक 6 के जरिए दी गई है। एक दिन बीच कर, यानी कि अल्टरनेट डे करके स्कूल कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार करने की जानकारी दी जाएगी। जो बच्चे यहां पर पहुंचेंगे उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। तो बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल और अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनलॉक को लेकर के सरकार ने नए फैसले लिए हैं। एसीएस होम है, डीजीपी हैं, अपर मुख्य सचिव भी हैं हमारे साथ। बदलाव ये है कि अब स्कूलों को खोलने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 6ठे से 10वीं क्लास तक तुरंत खुलेंगे, मतलब ये 9-10 तो तुरंत खुलेंगे। बाकी एक कक्षा 1 से लेकर के ऊपर जो है वो 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। उसके लिए व्यवस्था करनी है। शिक्षा विभाग उसको सुनिश्चित करेगा कि जो स्कूल बंद थे इतने दिनों से सबकी साफ सफाई हो और जो भी अनुकूल व्यवस्था होती है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो करने के बाद 16 तारीख से 15 अगस्त के बाद से वो सभी मॉल्स और दुकानों को खोलने को लेकर के कुछ वो खुल रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे। नहीं, दुकानें सर डेली नहीं, दुकानें तो डेली खुलेंगी और मॉल्स का है ऑल्टरनेट डेज। धार्मिक स्थलों को लेकर बंद रहेंगे। नहीं, अभी से प्रत्येक दिन खुल पाएंगे संध्या 7 बजे तक सभी दुकान खुल पाएंगे। दुकान में मास्क, सैनिटाइजर, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। दुकानों के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको जब तक टीका नहीं रहेगा वो नहीं रह सकते हैं और उनकी सूची थाने में देनी पड़ेगी उन्हें। कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका दृढ़ता से अनुपालन करवाया जाएगा और पुलिस का जो है वो मेन काम यही है कि जो डायरेक्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं उसमें उनका जो एनफोर्समेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, उसमें लोगों को अवेयर भी किया जाए और जो लोग वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जो गाइडलाइन जारी की है उसका अनुपालन सभी को करना होगा। नहीं करेंगे तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 3 अगस्त को सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट के से जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है। लिहाजा पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाया। ये विरोध और प्रदर्शन सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर है। पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
छात्रों का आरोप है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। जिन छात्रों को टॉप करने की उम्मीद थी वो भी 60% अंक पर सिमट कर रह चुके हैं। ये है पटना के खजांची रोड का टी रजा स्कूल, जहां छात्रों ने रिजल्ट पर रोष जाहिर किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने मनमानी की है। हंगामे को देखते हुए स्कूल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। जिनको 90s के अंदर आना चाहिए और उन सबका परसेंटेज आ गया 50s, 60s, 40s और कुछ लोगों को तो फेल भी कर दिया गया। और साथ में आप ही बताइए कि 60% पे जो हम लोग इतना हार्ड वर्क करते थे रात में पढ़कर और दिन में पढ़ के, क्या ये नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए वो भी नहीं लेगा? 60% पे पूछेगा हम लोगों को। ये इनके मार्क्स दिए हुए, इन्होंने हमें सबको 60% दिया है। इस परसेंटेज पे हमारा आंगनवाड़ी में भी एडमिशन नहीं होगा। पटना ही नहीं, बांका में भी छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बच्चों का सीधा सीधा आरोप है कि रिजल्ट में जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसके हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं है। छात्र स्कूल पर बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे या फिर जो टीचर के बच्चे हैं उन्हें बम्पर मार्क्स मिले हैं। सीबीएसई का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि 8-9 में जिस स्टूडेंट को 90+ आता था उस स्टूडेंट को यहाँ पे 45-50 ऐसा मार्क्स दिया गया है। ऊपर से स्कूल के टीचर के पास जो बच्चे पढ़ते थे उन सबको 90+, 85+ है, और हम लोग जहाँ किसी और के पास पढ़ते थे उस सबको ऐसा नंबर दिया गया है। थ्योरी में सर, साइंस में 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे तो हम लोग नहीं है। सारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल से भेजा गया रिजल्ट, और स्कूल में टीचर बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर नहीं भेजे हैं, तो जहाँ से भेजा गया वहाँ पे कंप्लेन करेंगे ना कि हम लोग का रिजल्ट में सुधार होना चाहिए। एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगा? एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा सर। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने छात्रों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। निराधार है आरोप। सीबीएसई जो भी एफिलिएटेड स्कूल है उसके 3 साल का एवरेज रिजल्ट निकाला है। गड़बड़ी कहीं न कहीं तो जरूर हुई है, क्योंकि 8वीं और 9वीं में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का अंक असेसमेंट में गिर कैसे गया। पटना से संजय कुमार के साथ बांका से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां के मेयर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड में संलिप्तता में 2 नामजद आरोपी, जिसमें गोल्डी श्रीवास्तव के नाम शामिल थे और विशाल हांडी, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेयर हत्याकांड में कुल 11 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब कुल 5 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 5 गैर नामजद के खिलाफ भी पुलिस वारंट लेकर कुर्की की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं गिरफ्तार नामजद मनीषा को पुलिस रिमांड पर लेकर हत्याकांड से जुड़े कई राज खंगालने में भी इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि 29 जुलाई को कटिहार के मेयर की हत्या उनके ही आवास से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। हत्याकांड में पूर्व में 5 प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अप्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। आज 2 और प्राथमिकी अभियुक्त गोल्डी श्रीवास्तव और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार कुल 7 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 11 गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और 5 अभियुक्त अभी शेष हैं जिनका वारंट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रिमांड में भी है। एक अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सिवान में एक बेकाबू कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी और भागने के दौरान कार गड्ढे में पलट गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की है। तस्वीरें आपके सामने। वहीं घायल शख्स को रेफरल अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक शख्स को टक्कर मारकर ये स्कॉर्पियो जो है वो भागने के क्रम में बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई और फिलहाल घायल शख्स इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में बीजेपी विधायक राम सिंह का विरोध शुरू हो गया। कर्मचारियों ने विधायक पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केबीएन सिंह के खिलाफ जांच के लिए बेतिया से जांच टीम पहुंची थी और इसी दौरान बीजेपी विधायक राम सिंह भी अस्पताल पहुंच गए, जिस पर कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और विधायक को अस्पताल से बाहर जाना पड़ा।
कर्मचारियों का यह कहना था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते हुए डॉक्टर केबीएन सिंह ने कोरोना काल में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है और जब पद से हटाकर उनके खिलाफ जांच की जा रही है तो विधायक को बुलाकर इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। चैम्बर में मैं बात करने गया, 4 बार चैम्बर से मुझे बाहर कर दिया गया कि आप जाइए, बाहर जाइए। इस जांच कि हमको आवश्यकता होगी तब आपको बुलाएंगे। तो आप लोग इस जांच का समर्थन कर रहे हैं या इस जांच का आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? इस जांच का हम लोग बहिष्कार करेंगे। फिर कहाँ जाइएगा इसके बाद आप लोग? डीएम सर से मिलेंगे। मधुबनी में पुलपरास अनुमंडल में नेपाल सीमा से सटे लौकहा बाजार में सीमा शुल्क विभाग द्वारा बॉर्डर के पास लगाए गए लोहे के प्रवेश द्वार को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि लौकहा बाजार के उत्तरी सिरे पर सीमा शुल्क विभाग के लैंड कस्टम स्टेशन के सामने विभाग द्वारा निर्मित लोहे के प्रवेश द्वार को लेकर नेपाल सरकार की ओर से आपत्ति जाहिर की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देश पर सीमा शुल्क विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रवेश द्वार को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोमवार को न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि जांच के दौरान कोतवाली थाने के एएसआई एक शख्स को थप्पड़ मार रहे हैं। देखिए, आपको ये तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही होंगी जिसे न्यूज 18 ने बेहद प्रमुखता से दिखाया कि कैसे एएसआई यहां पर एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आते हैं। इसके बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल गाड़ी की चेकिंग के दौरान कोतवाली थाने में तैनात एएसआई ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, एएसआई ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग को भी पीटने की कोशिश की थी। एएसआई की कारस्तानी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ के खतरे को लेकर आरा के बड़हरा प्रखंड के लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। बड़हरा प्रखंड की कई जगहों पर सड़क पर पानी है, जिस वजह से लौकरा बखुरापुर रोड पर गाड़ियों का परिचालन जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं दर्जन भर गांव के बधार पूरी तरह से पानी से जलमग्न है। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार इसके जलस्तर में वृद्धि की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। खगड़िया के इटहरी पंचायत में गोगरी से कटघरा दियारा जाने वाली ग्रामीण सड़क की पुल 2019 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये जो पुल थी वो 2019 की बाढ़ में पूरी तरह से टूट जाती है, ध्वस्त हो जाती है। उसके बाद आज तक इस पुल का न तो निर्माण कराया गया और ना ही इसकी मरम्मत ही। ग्रामीणों को इस वजह से आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का यह आरोप भी है कि पुल बनने के 2 साल के अंदर ही पुल टूट गई। गोगरी के भुरिया देरा के ग्रामीणों से बातचीत की खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम हैं खड़े खगड़िया के गोगरी प्रखंड के भुरिया गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि महज 2 साल पहले एक तरह से कहे कि ये पुल बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन जो स्थिति है, जो 2019 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में यह पुल पूरा धराशायी हो गया। ये पूरा तस्वीर आप देख सकते हैं। जो हाल स्थिति पुल बना हुआ है, जो पूरा दियरा क्षेत्र है, ये भुरिया दियरा जहाँ पर पड़ता है, वहाँ की ये सड़कें हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क बनी थी बाढ़ आते ही महज 1 साल के अंदर ही टूट गई थी। गांव वाले से हम बात करते हैं। 2019 का जो बाढ़ आया था उसी टाइम ये पुल 19 से पहले ये पुल साल भर पहले बना था, और 19 में जब बाढ़ आया तो बाढ़ पूरा हुआ भी नहीं कि ये पुल खत्म हो गया, यानी धंस गया नीचे। पुल तो टूटा हुआ है, इसमें कौन ठेकेदार बनाया है नहीं बनाया है तो मालूम नहीं है हम लोगों को, लेकिन पूरा तरह से धराशायी हो गया है पुल। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। बिहार में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 275 से ज्यादा आवेदन आए हैं। अगर इन सभी उद्योगों को लगाने की बिहार सरकार इजाजत दे दे तो 32,273 करोड़ का बिहार में निवेश आएगा।
कारोबारियों का ये कहना है कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष पॉलिसी बनाने की जरूरत है। के एंटरप्रेन्योर हैं वो बहुत से लोग स्टार्टअप में फूड प्रोसेसिंग का यही यूनिट के लिए आवेदन कर रहे हैं और कोई मखाना के लिए कर रहा है, कोई जेल के लिए कर रहा है। इससे बहुत यूनिट आए। हमारा ध्यान जहां बड़े बड़े यूनिट लगाने पर है, वहां जो स्मॉल स्केल में लोग हैं उनकी भी चिंता करने को है। तो काफी आवेदन आए हैं और हमारा विभाग पूरी तरह उसमें मदद कर रहा है। अभी भी जितना प्रयास है वो टेक्नो मैनेजरियल प्रयास चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं फूड प्रोसेसिंग को एक पिकअप दिलाने के लिए, सबसे पहले बिहार को एक बहुत ही रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनानी होगी जो 2008 के दरमियान में बना था। बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा। बिहार सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है और बिहार के पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के सरकार के नई नई सड़कों के निर्माण का फैसला इस वक्त इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ। प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के बाद बिहार पड़ोसी राज्यों के साथ साथ कोलकाता, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट से सीधा जुड़ जाएगा। इन सभी सड़कों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी, जिसके बाद विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि बिहार में 5 घंटे के अंदर कहीं से भी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में हम लोगों ने जो भारतमाला फेज 2 के लिए जो कुछ प्रस्ताव भेजने थे उसकी ओर आज उनके सामने हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया और विभाग के स्तर पर सारी चीज़ों को उनको अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य जो बड़ा प्रोजेक्ट है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का, जो हम लोग इस बार भारतमाला फेज 2 में डाल रहे हैं कि पटना से पूरा कोलकाता एक्सप्रेसवे तक हम लोग कोलकाता तक एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। दूसरा एक बड़ा स्कीम्स है आपको सुल्तानगंज से देवघर का, जो पूरी तरह से नया 4 लेन प्रस्तावित होगा। इसके बाद आपको है दिगवाड़ा से रक्सौल का, इसको हम लोग नया अलाइनमेंट ले रहे हैं। चौथा अलाइनमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा इंडो नेपाल का वाइडनिंग का, तो इंडो नेपाल अभी 2 लेन है, उसको हम लोग 4 लेन के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। इसके बाद बिदुपुर से पूर्णिया तक का एक फ्रेश हम लोग अलाइनमेंट ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस पूरी कनेक्टिविटी को बना पाए बिदुपुर से सीधे सीमांचल के इलाके को। साथ ही साथ एक और फ्रेश एलिमेंट बिहार शरीफ से जहानाबाद होते हुए सीधे बक्सर कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव हम लोग भेजे हैं। उससे हम लोगों को जो बिहार शरीफ से सीधे बनारस का कनेक्टिविटी हम लोग को मिलेगा। साथ ही साथ एक और स्कीम्स जिसको हम लोग अभी कि मुजफ्फरपुर से राम जानकी पथ का जो स्ट्रेच है मसरक के पास, उसको जोड़ रहे हैं, ताकि हमारा जो दक्षिण उत्तर बिहार का जो सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगा अयोध्या के इलाकों से राम जानकी पथ से। जमुई के दिगरा गांव की 3 बहनें अनाथ जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन तीनों बहनों को उनके माता पिता छोड़कर पंजाब चले गए। ये बहनें भीख मांगकर किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही हैं। पुलिस अब इन बहनों को चाइल्ड लाइन को सौंपने की तैयारी कर रही है। इसका हालात कुछ भी हो, उससे उसको ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने निर्दयी माता पिता 2 बेटों को तो साथ लेते गए, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर तीनों बेटियों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। अब तीनों बहनें दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कभी भीख मिलती है तो पेट का कोई कोना भरता है, वरना पानी पीकर ही सोना पड़ता है। जमुई की सड़कों पर अक्सर तीनों अभागी बहनें भटकती दिखती हैं, तो उनका उदास चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। जब जमुई पुलिस ने इन बदनसीब बच्चियों की दास्तान सुनी तो उन्हें चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। बच्चियों को जिस हालत में छोड़ा गया है, हम लोगों ने उनको अभी रक्षा में रखा है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारा समाज अभी भी बेटा और बेटी में भेद करने से नहीं चूकता। तभी तो उस माता पिता ने बेटों का तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन बेटियों को अनाथ छोड़ दिया। केसी कुंदन, जमुई। अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें तो सफलता हमेशा हमारी ही होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो बेहद खास हैं, जिनकी जिंदगी में जीत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ।
जिन्होंने असंभव को संभव किया। मिलिए किरण कनौजिया से, जो भारत की पहली महिला ब्लेड रनर हैं, जिन्होंने जिंदगी में आने वाली हर चुनौती पर अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से सफलता हासिल की। हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसी ही एक कहानी है किरण कनौजिया की। 24 दिसंबर को मैं जब हैदराबाद से ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पे 2 अननोन बॉयज आए, तो उन्होंने मेरा बैग खींचा। लाइक इट वाज फ्यू सेकंड्स में मैं ट्रैक पे गिर जाती हूँ और मेरा पैर कट जाता है। अपनी तकलीफ को भूलकर हारी हुई बाजी को पलटने और जीतने का जो जज्बा और जुनून किरण कनौजिया ने दिखाया, वो हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो कठिनाइयों में मुस्कुराना और जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। क्या